नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञानोदय संस्कृतम। हम कारक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन जिस कारक की बात कर रहे हैं तीसरे नंबर वाले, इसका नाम है तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक। करण कारक यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा जहाँ पर साधन को दर्शाया जाता है वहाँ करण कारक होता है। इसका सूत्र है साधकतम साधकतम करणम, यानी कि इस सूत्र हमें कहता है जो साधन होता है किसी भी कार्य में, जो साधन जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उस प्रविष्ट उस साधन में हमेशा तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक का प्रयोग होता है दोस्तों। अब ये तो इसका संज्ञा सूत्र है। क्या है? कारक करण संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र है। कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। और विभक्ति सूत्र कौन सा है इसका? विभक्ति सूत्र कर्तृ करणयोस् तृतीयाच, ये दोस्तों इसका विभक्ति सूत्र है। यानी कि इस सूत्र के द्वारा इसमें तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। कर्तृ करणयोस् तृतीया, यानी कि कर्ता द्वारा जो कर्म किया जाता है उस अभिष्ट कर्म में हमेशा तृतीया विभक्ति करण कारक प्रयुक्त होगा। यानी कि जैसे कि एक शब्द आता है बालक कलम से लिखता है, उदाहरण क्या है? बालक कलम से लिखता है। ये मैंने वाक्य लिखा दोस्त। इसका संस्कृत में करेंगे तो बालक प्रथम विभक्ति करता है, तो बालक कलम। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कलम से, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि कलम से, सहारा क्या है उसका, साधन क्या है? कलम। तो कलम में हमेशा तृतीय विभक्ति लगेगी। कलमेर, कलमेर लिखती। कलमेर, यहाँ तृतीय विभक्ति लगती है। यानी कि इससे अपन पता लगा सकते हैं साधन में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे मैं साइकिल से चलता हूँ, एक और उदाहरण, मैं साइकिल से चलता हूँ। मैं अहम, अहम साइकिल को क्या बोलते हैं? द्विचक्रिकया। रमाया द्विचक्रिकया। विद्यालय द्विचक्रिकया, इसमें कहाँ लगी है? द्विचक्रिकया, इसमें तृतीय विभक्ति लगी है। से इसके द्वारा जा रहा है, द्विचक्रिकया विद्यालय। कार्य क्या है? से चलता हूँ, से विद्यालय जाता हूँ, तो गच्छामि, मैं विद्यालय में चलता हूँ, साइकिल से चलता हूँ, इसका मतलब मैं साइकिल पर बैठकर चल रहा हूँ दोस्तों। अब इसके भी कुछ सूत्र है, उसके बारे में अपन अध्ययन करें। पहला सूत्र संज्ञा सूत्र है इसका, साधकतम करणम। विभक्ति सूत्र है कर्तृकरणयोः तृतीया च। ये दोनों के सूत्र हो गए। अब आगे सूत्र की बात करते हैं अपन। एक सूत्र है दोस्तों दूसरा वाला, सह युक्ते प्रधाने अप्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने, ये सूत्र है दोस्तों। ये सूत्र कहता है साथ में रहने पर, सहयुक्त यानी कि साथ में रहने पर अप्रधान कर्ता। कौन सा कर्ता? अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। इसका तृतीया विभक्ति का, यानी कि इसका मतलब हो गया सह साकम सार्धम
और समम इत्यादि का प्रयोग जहां होगा वहां करण कारक प्रयुक्त होगा। ये सूत्र कहता है सहयुक्त अप्रधाने, साथ में रहने पर अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक युक्त होगा। जैसे सह, सहयुक्त का क्या मतलब, सह साकम साधम और समम, ये शब्द आ गए जिस वाक्य में, वहां पर सा अप्रधान कर्ता में भी हमेशा तृतीय विभक्ति करण कारक का प्रयोग होगा दोस्तों। जैसे उदाहरण इसका, बालक पिता के साथ विद्यालय जाता है। दोस्तों यहाँ आप ध्यान दीजिए, बालक तो इसमें कर्ता हो गया, पिता के साथ, देखिए दोस्तों यहाँ पर अप्रधान कर्ता कौन है, पिता है, के साथ आ गया यानी कि सह आ गया, और विद्यालय जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, यानी कार्य दोनों एक ही कर रहे हैं। बालक भी विद्यालय जा रहा है, पिताजी के साथ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, तो पिताजी एक तरीके से उसके साधन हो गए। क्या हो गए दोस्तों, साधन। तो इसका बनेगा बालक, बालक पित्रेण, क्या आएगा दोस्तों, पित्रा, पिता शब्द के पित्रा, क्या आएगा दोस्तों, पित्रा सह, क्या है, सह विद्यालय, विद्यालय कर्म है, गच्छति। तो देखिए दोस्तों यहाँ पित्रा, सह आ गया साथ में, और पिता अप्रदान करता है, ये क्या है, अप्रधान करता, क्या है दोस्तों, अप्रधान करता है। तो बालक पित्रा सह साकम समम साधम, ये शब्द जहां लगेंगे वहां पर अप्रधान करता, प्रधान करता तो बालक है, क्योंकि उद्देश्य किसको जाने का है, बालक को, लेकिन किसके साथ जा रहा है, तो वहां आएगा पिता, यानी कि पित्र, पित्र शब्द तृतीय एक वचन होता है पित्रा। तो पित्रा सह विद्यालयम गच्छति। तो ये दूसरा, पहला हो गया साधकतम कर्ण, जहाँ साधन होता है उसका करण कारक लगता है। दूसरा है सहयुक्त अप्रधान है, सह शब्द सह साकम साधम आने पर जिसके साथ कार्य किया जाता है, जो साथ में कार्य करता है, उसमें हमेशा अप्रधान कर्ता कहा जाता है, उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है दोस्त। मुझे आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा आराम से। अब हम आगे बात करते हैं, तीसरा सूत्र, ध्यान से दोस्तों आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस पूरे पूरे चैनल को देखें, इसके वीडियो को, आपको बहुत ही अच्छी और सरल तरीके से संस्कृत के पठन पाठन मैं करता हूँ, आपको मिलेगी क्लासें। तीसरा सूत्र कहता है प्रकृतादिभ्यः, प्रकृतादिभ्यः दिभ्यः उपसंख्यानम, प्रकृतादिभ्यः उपसंख्यानम। ये सूत्र क्या कहता है दोस्तों, ये सूत्र कहता है प्रकृति, प्रकृति प्राय गोत्र शब्दों, प्रकृति प्रायः और गोत्र शब्दों का प्रयोग होने पर वहां शब्दों, इस शब्द में, वहां इन शब्दों में करण कारक लगेगा, करण कारक लगेगा। यानी कि कोई वाक्य है दोस्तों, उस वाक्य में प्रकृति
प्रायः या गोत्र शब्द आ गया संस्कृत भाषा के किसी वाक्य में, तो उस शब्द में हमेशा तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक प्रयुक्त होगा। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें, वह बालक का उदाहरण, वह बालक स्वभाव से सरल है। तो दोस्तों वहाँ सह आ जाएगा, वहाँ का सह बालकः, स्वभाव यानी कि प्रकृति, प्रकृत्या, प्रकृत्या तृतीया लगेगी, प्रकृति शब्द में तृतीया लगेगी। प्रकृत्याः सरल, सरल अस्ति, कैसा है वहाँ, सरलः अस्ति, सरलः अस्ति। तो आपने ध्यान दिया कि प्रकृति शब्द जो है, प्रकृति शब्द में हमेशा इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो इसमें तृतीया करण कारक लगेगा। एक और उदाहरण देखते हैं अपन प्राय का। प्राय का उदाहरण देखें तो सज्जन प्रायः सुख से जीते हैं। जीते का मतलब जीते हैं, जीवन जीते हैं। तो प्राय आ गया, तो सज्जनाः, इसमें क्या आएगा, सज्जन बहुवचन आया, सज्जनाः प्रायेण, क्या आएगा दोस्तों, प्रायेण, ग्रामीण प्रायेण सुखेन जीवती, सुखेन, सुख भी क्या है, यहाँ पर दोनों में लगेगा दोस्तों, ध्यान देना। सुख तो इसका करण है, इसमें तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन प्राय शब्द भी आ गया तो यहाँ पर भी तृतीया, सुखेन जीवती, जीवंती आएगा, बहुत वचन है तो जीवंती। फिर एक उदाहरण देते हैं गोत्र का, वह गोत्र से क्षत्रिय है, वह गोत्र से क्षत्रिय है, तो सह, गोत्रेण तृतीया लगेगी, गोत्रेण क्षत्रिय, क्षत्रिय अस्ति। तो यहाँ पर देखिए क्षत्रिय, गोत्रेण, प्रायेण, प्रकृत्या, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है दोस्तों। अब आगे अपन बात करें चौथा सूत्र, इत्थभूतम लक्षणम। चौथा सूत्र क्या है दोस्तों, इत्थभूतम लक्षणम, इत्थभूतम लक्षणम। ये सूत्र क्या कहता है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही यहाँ से प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। लक्षणवाची, पहचान या लक्षणवाची शब्द में तृतीया विभक्ति लगती है। प्रयुक्त होगी, लक्षण है ना, लक्षण, जैसे वह, उदाहरण इसका, वह जटाओं से साधु, तो क्या है, जटाओं से साधु है, उसकी पहचान किससे हो रही है, जटाओं से हो रही है, तो जटा में क्या लगेगी हमेशा, जैसे सह, जटा को क्या बोलेंगे, सहज जटा भी, जटा का संस्कृत रूप जटा ही है, तो जटा भी, क्योंकि जटा बहुवचन है, जटा भी ही साधु, वह जटा से साधु है। ये, अब पांचवा इसी के साथ पढ़ेंगे अपन, ये ना घ विकार, नांग विकार है, यानी कि
व्यक्ति के अंग विकार है, विकार जिस अंग में होगा से होगा वहां तृतीया विभक्ति होगी। यानी कि ये तो हो गया लक्षण, दोनों को आप समान देख सकते हैं। किसी व्यक्ति के किसी लक्षण से पहचान होगी, जैसे कि वह शरीर से स्वस्थ लगता है, वह जटाओं से साधु लगता है, वह माला से ब्राह्मण लगता है। इसी प्रकार ये ना किसी के अंग में विकार है, जैसे कि वह आंखों से अंधा है, वह कानों से बहरा है। तो जिस अंग से वह विकार है उसमें हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति? तृतीया, यानी कि करण कारक। कौन सा कारक है दोस्तों? करण कारक। जैसे आपको उदाहरण बताता हूं मैं, वह पेड़ से लंगड़ा है। उदाहरण क्या है इसका? वह पेड़ से लंगड़ा है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, सह पादेन, किससे? पैरों से है तो यहाँ तृतीया लगी, तृतीया। पादेन खंजा, यानी कि पेड़ से लंगड़ा है। सह नेत्रेण, वह आंख से अंधा है। तो सह नेत्रेण, तृतीया लगेगी, नेत्रेण अंधः। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेत्रेण अंधः, इसका तात्पर्य यह हो गया कि जहां पर भी जिस भी अंग में कमी होगी, जिस भी अंग में कमी होगी जिससे उसकी पहचान हो गई, हस्ते न, हाथ से, शीर्षा खलवाट, शरीर से टकला है तो सह शीर्षा खलवाट। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण लक्षण, जिससे किसी के लक्षण की पहचान होती है, तो जिस लक्षण से पहचान होती है उस लक्षण में हमेशा तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होगी, करण कारक लगेगा। आगे अपन बात करेंगे, बहुत ही 5 सूत्र दोस्तों हो गए हैं, आपको सूत्रों को याद रखना है, आपके अपने आप जो है कारक कंप्लीट हो जाएंगे। आगे का सूत्र है अपवर्गीय तृतीया। पता क्या है? अपवर्गीय तृतीया, अपवर्गीय तृतीया। यह सूत्र कहता है अपवर्गीय तृतीया का मतलब हो गया किसी कालवाची या मार्गवाची का फल प्राप्त हो गया, का फल प्राप्त हो गया हो, तो वहां तृतीया विभक्ति। यानी कि ये कहता है, अपन ने पढ़ा था कर्म कारक में कि कालवाची मार्गवाची शब्दों में कार्य के होने पर अगर कंटिन्यूस कार्य चल रहा है तो वहां पर कर्म कारक द्वितीय विभक्ति लगेगी। लेकिन वो कार्य हो गया है, भूतकाल में है, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति लगेगी। यहाँ पर प्रश्न बनता है दोस्तों, द्वितीय विभक्ति लगती है, कार्य चल रहा है, जैसे कि वहां 1 साल भर पढ़ता है, वहां साल भर पढ़ता है, वहां पर द्वितीय लगेगी। लेकिन वह साल में पढ़ा, पढ़ा यानी कि भूतकाल हो गया, पढ़ा था, तो वहां पर तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होगी। जैसे कि उदाहरण देखिए अपन, इसका उदाहरण देखिए ध्यान से आप, उसने मास भर में, उसने मास, मास यानी महीना, मास भर में पुस्तक पढ़ी।
यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, पढ़ी का मतलब पढ़ चुका है, लेकिन यहाँ आता है वह मास भर में पुस्तक पढ़ता है। तो वह मास भर में पुस्तक पढ़ता है, तो वहां पर तो लगेगी द्वितीय विभक्ति। लेकिन उसने मास भर में पुस्तक पढ़ी, भूतकाल आ गया, तो यहाँ पर लगेगी तृतीया। कौन सी लगेगी? तृतीया विभक्ति लगेगी। जैसे इसको लिखेंगे अपन तो, सह उसने या वह सह मासेन, तृतीय विभक्ति। अगर ये आता कि वह मास वर्ष में पुस्तक पढ़ता है, तो सह मासम आता। क्या था दोस्तों? सह मासम पुस्तकम मासेन पुस्तकम पुस्तकम पठत अपठत, तृतीय विभक्ति है। और भूतकाल है तो अपठ, क्या आएगा? अपठत, अपठ। एक लास्ट सूत्र दोस्तों आप याद रखें, सातवां, पृथक विना पृथक विना ना तृतीया अन्यत स्थानम, नियत स्थानम। ये दोस्तों सूत्र है लास्ट इस कर्ण कारक का, पृथक विनाना विस्तृतिया अन्य स्थानम। ये सूत्र कहता है कि पृथक, इसमें क्या क्या है? पृथक विना, विना या बिना, विना और अन्य यानी और नाना, और नाना शब्दों का प्रयोग का प्रयोग जिनके लिए होता है वहां द्वितीय तृतीया और पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। ये नियम कहता है दोस्तों कि अगर किसी वाक्य में पृथक भिना और नाना शब्द आ गया, तो वहां पर द्वितीया भी सही है, तृतीया भी सही है और पंचमी भी सही है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप पढ़े बिल्कुल पूरा। द्वितीया तृतीया और पंचमी तीनों लगेगी, तीनों सही है। जैसे कि एक आप बहुत ही अच्छा सूत्र है, एक वाक्य बताता हूं मैं। पुत्र जल के बिना जीवन असंभव है। उदाहरण, जल के बिना जीवन, जल के बिना जीवन असंभव है। ये एक उदाहरण है। इसका लिखेंगे अपन जल के, किसके लिए? जल के लिए। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आप प्रथमा भी लगा सकते हैं, द्वितीया भी लगा सकते हैं, तृतीया भी लगा सकते हैं, पंचमी जीरो। जैसे जल के लिए, किसके लिए? जिसके लिए। पृथक विना और नाना शब्द जिसके लिए लगेगा उसमें, किसके लिए? जल के लिए। तो जलम, क्या आएगा दोस्तों? द्वितीया जलम, जलेन और जलात, जलात तीनों सही है। जीवनम असंभवम, असंभवः अस्ति। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इसके सूत्र, साधकम करणम कर्तृ तृतीया। फिर उसके बाद में अपन ने सूत्र पढ़े, उसके बाद अपवर्गीय तृतीया, यानी कि कालवाची मार्गवाची में कार्य समाप्त हो गया है, तो वहां पर तृतीया लगेगी। अगर कार्य समाप्त नहीं हुआ, कंटिन्यू चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति लगेगी। उसके बाद एक सूत्र आता है, पृथक विना ना अभिस तृतीया अन्य स्थानम, यानी कि पृथक विना और नाना इस प्रकार का भावार्थ वाले शब्द जहां पर प्रयुक्त होते हैं, जिसके लिए प्रयुक्त होते हैं, वहां पर द्वितीय तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियां प्रयुक्त होती है। तीनों विभक्तियों का प्रयोग सम्यक कहलाता है।
जैसे जल के बिना जीवन असंभव है, तो जल के बिना, किसके बिना? जल के बिना। तो जल में अपन जलम द्वितीय एक वचन, जलेन तृतीय एक वचन और जलाद पंचमी एक वचन, तीनों लगाएंगे, तीनों सही कहे जाएंगे। इससे क्वेश्चन हर बार हिट में आ सकता है और इसमें भी इस बार भी आ सकता है, संभावना बनी रहती है। तो जीवनम असंभवम। तो दोस्तों आज अपन ने कारक प्रकरण में तृतीय विभक्ति करण कारक को पूरी सम्यक तरीके से पढ़ लिया है। आप क्लास को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।